चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड डालेगा एक एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों टर्म्स हम वेलोसिटी में भी पढ़ते थे ना, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वहां क्या डेफिनेशन होती थी इसकी कि किसी भी टाइम, किसी एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको स्पीड देखनी है तो आप स्पीडोमीटर देख लो, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, राइट। और एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते थे, कंप्लीट जर्नी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे अपॉन उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट वाज एवरेज, है ना। वैसे यहाँ पे भी हम दो अलग अलग इंटरवल्स लेंगे टाइम का और उस बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस ले लेंगे, तो वो एवरेज स्पीड हो, एवरेज रेट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखेगा नीचे, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, the instantaneous rate of reaction, the instantaneous rate of reaction is the rate of change of concentration, the instantaneous rate of reaction is the rate of change of concentration of any of the reactant, of any one of the reactants or products, of any one of the reactants or products at that particular instant of time, at that particular instant of time, at that particular instant of time. Whereas the average rate of reaction, the average rate of reaction is the rate of change of concentration, is the rate of change of concentration in a particular time interval, in a particular time interval, in a particular time interval, rate of change of concentration in a particular time interval, ठीक है। देखो ग्राफिकली हम ग्राफ मतलब रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, आप y एक्सिस में ले लो कंसंट्रेशन और x एक्सिस में ले लो टाइम, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है शुरू में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रिएक्शन आपने स्टार्ट किया है ना, तो इट विल बी मैक्सिमम। पर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है ये क्या होगा, कम होते जाएगा, करेक्ट। ये ग्राफ सही बना है। ये किसका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का ऐसा नहीं बनेगा ना, ये सेम स्टेप का ग्राफ हम उसमें भी पढ़ते थे इक्विलिब्रियम में, देखिए इक्विलिब्रियम में तो अपन यही पढ़ते थे ना कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होते हैं और प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। पर इक्विलिब्रियम में हम ये बोलते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर भी हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, कांस्टेंट जरूर हो जाएगा। हाँ, स्पीड बराबर होगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा हम बनाते थे, ये रिएक्टेंट के लिए होता था और इस टाइप का ग्राफ हम प्रोडक्ट के लिए बना देते थे, याद है। ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट का ग्राफ, इनिशियली प्रोडक्ट विल बी जीरो बट एज द टाइम प्रोसीड्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। इक्विलिब्रियम होता तो हम इसको स्ट्रेट कर देते, इसको भी स्ट्रेट कर देते कि इस समय पर इक्विलिब्रियम पहुंच गया है और अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी
और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं घटेगी। समझ रहे हैं? तो ये तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो गया। अभी अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं ना, तो रेट के ग्राफ में हमें, अभी इस वाले में हम रिएक्टेंट के टर्म्स में देख रहे हैं, और एक ग्राफ में हम प्रोडक्ट के टर्म्स में देखेंगे। अभी ये रिएक्टेंट के टर्म्स में देख रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मान लीजिए अगर मुझे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे आप? इस ग्राफ का रेट कैसे निकालोगे, या इस ग्राफ से रेट कैसे निकालोगे? कुछ बोले क्या आप? हाँ, स्लोप। क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, ठीक है? मतलब इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो क्या करोगे? स्लोप होता क्या? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो आप सिंपली इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। अब स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप निकालना आसान होता, बट अगर अब ये कर्व है तो कर्व पे किसी एक पॉइंट लो, और उस पॉइंट से क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। समझ रहे क्या? अब टेंजेंट ने वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे कट किया है, और एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे। दिस इज ओरिजिन। तो इंस्टेंट रेट क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू OA upon OB. The OA will give you the concentration and OB will give you the time. ठीक है? और अगर मुझे एवरेज रेट निकालना होगा, तो हम कोई दो टाइम इंटरवल लेंगे। लेट्स से ये टाइम इंटरवल हो गया आपका T1, and this is time interval T2. Concentration corresponding to this time is X1, and concentration corresponding to this time is X2. So X2 minus X1 will give you the numerator, and T2 minus T1 will give you the denominator. दोनों डिवाइड करेंगे, that will be what? Average rate. तो R average अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? X2 minus X1 upon T2 minus T1. ठीक है? सेम चीज प्रोडक्ट वाले ग्राफ से भी होगी, बस ग्राफ का शेप चेंज है ना। मतलब वो ये फॉलिंग ग्राफ है, वो राइजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं? ठीक है? तो नीचे लिखना, ग्राफिकली 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 rate of reaction can be calculated. ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों ही टाइप के रेट, एवरेज रेट भी और इंस्टेंटेनियस रेट भी, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड by plotting the graph, by plotting the graph of concentration versus time, of concentration versus time, of concentration versus time, and finding the slope of the curve, and finding the slope of the curve, and finding the slope of the curve. ठीक है? ग्राफ बना लो ये वाला पहले। अब ये जो, हाँ, x1 बाय, नहीं मैंने इस पॉइंट पे निकाला ना, तो इससे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी है। फिर आप इसके किसी भी दो कंसंट्रेशन का लेकर के डिवाइड करके रेट निकाल सकते हैं। ठीक है? वैसे ये भी निकालोगे तो x1 बाय T1 से भी रेट निकलेगा, बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए? चेंज। वी वांट द चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है? अभी ये जो पिंक कलर से ड्रॉ किया ना, इसको मत ड्रॉ करना, अभी सिर्फ आप लोग ग्राफ प्लॉट करना। मैं आप लोग को दोनों अलग अलग लिख पाऊंगा ना, इंस्टेंटेनियस अलग और एवरेज अलग। ठीक है? नीचे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसका कैलकुलेशन लिखते हैं।
instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. लिखेंगे इसमें, to know the rate of reaction at any time t, to know the rate of reaction at any time t, to know the rate of reaction at any time t, a tangent is drawn, a tangent is drawn, a tangent is drawn to the curve at the point, a tangent is drawn to the curve at the point corresponding to that time, corresponding to that time, corresponding to that time, and it is extended on, and it is extended on, and it is extended on either side, either side, so as to cut the axis, so as to cut the axis at points A and B, at points A and B. अब टेंजेंट ड्रॉ करना, एक पॉइंट लेना, let us take that point X, और ये टेंजेंट ड्रॉ करना और दोनों को एक्सिस पे कट करना. नहीं, उसी ग्राफ, हाँ उसी ग्राफ में कंटिन्यू करेंगे. तो एक पॉइंट एक्स मार्क कर लेना जिस समय पर अपन को रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट. A tangent is drawn to the curve at the point corresponding to that time, उस समय पर. उसके बाद that is extended on either side so as to cut the axis at A and B. ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे नीचे. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू del x upon del t, OA upon OB. रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्चुअली इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, तो उसका अपन ने स्लोप निकाला है. ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो अपन सीधा स्लोप निकालते और पूरा ग्राफ का स्लोप सेम होता, पर अभी हर पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं है, द ग्राफ इज कर्व. तो हमने उस पॉइंट पर स्लोप निकाला है. ठीक है, ओके नेक्स्ट लाइन में, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट, टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन between any two instants of time, between any two instants of time, between any two instants of time, say t1 and t2, say t1 and t2, say t1 and t2, and the corresponding concentrations, and the corresponding concentrations x1 and x2, corresponding concentrations x1 and x2 are noted from the graph, are noted from the graph. एक ग्राफ और बनाना और उसमें ये दो पॉइंट्स x1 x2 मार्क करना, t1 t2 मार्क करना. इसी टाइप का ग्राफ रहेगा. ये रहा एट टाइम t1, एट टाइम t2, concentration is x1 and concentration is x2.
ठीक है, और इसका रेट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू x2 minus x1 upon t2 minus t1, that is del x upon del t, एवरेज रेट। साइड में फॉर्मूला भी लिख लेना, ग्राफ बना लो। ठीक है, सेम चीज हम प्रोडक्ट के ग्राफ का भी करेंगे, तो वो करके मत ध्यान, सिर्फ प्रोडक्ट का ग्राफ बना लेना कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का टाइम के बाद ग्राफ बनाएंगे तो एक राइजिंग कर्व होगा। कर्व वो भी है, बट दैट विल बी अ राइजिंग कर्व। हो गया, नीचे लाइन में एक लाइन और लिखना नीचे। in terms of products in terms of products in terms of products the graph can be drawn as, और ग्राफ बना लेना, in terms of products the graph can be drawn as, the graph can be drawn as, कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसा। यहां कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख लेना, यहां टाइम। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका तो आप लाइन ड्रॉ करोगे, एक बार ध्यान ध्यान देना। एवरेज तो आप निकालोगे कोई भी दो टाइम लेकर के, पर जब इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो मान लो आप इस टाइम पे निकाल रहे हो, तो आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस एक्सिस में कट कर पाएगा, आगे तो ये एक्सटेंड होते जा रहा है ना, तो कहीं पे भी आप उसको रोक करके, एक्चुअली देखो हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, तो जरूरी नहीं कि आप एक्सिस तक टच करो, आप यहां से भी स्लोप निकाल सकते हो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपन ये करेंगे कि ये तो कहीं जाकर के एक्सिस में टच नहीं होने वाला, इसको तो आपने यहां से टच कर दिया, और इधर साइड अपन ने लिखा है ना कि ऑन इधर साइड अपन लाइन को एक्सटेंड करेंगे ताकि वो दोनों एक्सिस में कट करे, तो यहाँ तो वो दिख रहा था कि यहाँ वो एक्स एक्सिस में यहाँ कट करेगा, और यहाँ पीछे एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस में कट करेगा, बट यहाँ पे तो पीछे एक्सटेंड करने में वाई पे कट कर रहा है, पर सामने एक्स पे तो कभी करेगा नहीं क्योंकि वो राइजिंग है, तो उस केस में आप उसको एक पॉइंट तक लेकर के जाके यहीं से उसका स्लोप निकाल सकते हो, मतलब इसको नीचे ड्रॉ कर लो, ये हो जाएगा इस पॉइंट का वैल्यू, क्योंकि हमें तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप से मतलब है, वो आप यहां से निकालो या यहां से निकालो या कहीं से भी निकालो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कहीं से भी सेम ही आएगा, क्योंकि एंगल है ना, देखो एंगल है, देखो क्या है, आप एंगल है ये, तो आप इसका एंगल कहीं से भी निकालो, ये एंगल जो है वो सेम आने वाला है, मतलब स्लोप से सेम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये आप ऐसे निकालते हो ना, या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये तो इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ड्रॉ कर लो बस। अच्छा इस तरफ, हाँ नहीं तो भी वो नेगेटिव साइड में चला जाएगा ना, तो टाइम टाइम नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव। हो गया, फिर एक क्वेश्चन और लिखना, द decomposition of the decomposition of the decomposition of N2O5, the decomposition of N2O5
in CCl4 solution, decomposition of N2O5 in CCl4 carbon tetrachloride solution at 318 Kelvin, has been studied. Full stop. Initially, the concentration of N2O5, initially the concentration of N2O5 is 2.33 M, capital M, मोल पर लीटर. बंद कर देना बुक सोमांशु, घर में पढ़ा कर बुक्स. is 2.33 मोल पर लीटर, M, कैपिटल M, ठीक है, मोल पर लीटर. एंड फुल स्टॉप में डालना. एंड after 184 minutes, it is reduced to 2.08 M. 2.08 M. Calculate the rate of reaction. In terms of hours, minutes and seconds. अभी आपको मिनट में दिया टाइम ना, सबसे पहले आप निकालोगे तो मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा आंसर. दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स एंड आवर्स. ठीक है, हाँ, तो आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड. फुल स्टॉप. What is the rate of production of NO2 during this period? What is the rate of production of NO2 during this period? What is the rate of production of NO2? क्योंकि जब N2O5 डिकम्पोज होगा तो वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, NO2 and O2. ठीक है. What is the rate of production of NO2 during this period? ठीक है, चलिए रिएक्शन भी खुद से लिखिए. डिकम्पोज कराओ N2O5 को. N2O5 gives NO2 plus O2. बैलेंस कर लेना पर, है ना, तभी उसका रेट इक्वेशन आप लिख पाओगे. रेट इज इक्वल्स टू N2O5 gives NO2 plus O2. बैलेंस करो पहले, तभी तो वो डी बाई डी टी वाला इक्वेशन लिख पाओगे ना, कि बिना उसके भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, हम सामने 1 बाय लिख रहे थे ना, तो उसके लिए हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए सभी के. ये जो किए उससे हो जाएगा बैलेंस. हाँ, कर रहे, ठीक है. हाँ, बोल रहे हो क्या? हो गया बैलेंस? नहीं दिख रहा है ना. यहाँ 2 और यहाँ 4, बस, इसको कुछ नहीं है. ठीक है, चलो, ये तो एक क्वेश्चन हो गया. नहीं, अब अपने को क्या निकालना है? आपको दिया क्या है कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 2.33 m है, मतलब एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 कंसंट्रेशन इतना है, एंड एट टाइम 184 मिनट कंसंट्रेशन कितना हो गया? रिड्यूस होकर 2.08 m. तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे निकलेगा एवरेज रेट, है ना. निकाल लो पहला. तो पहला तो आपको पर मिनट में तो निकालोगे ना एक बार, फिर उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, फिर उसको पर आवर में कन्वर्ट करना. यहाँ लिख तो बेटा क्या है ये, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ क्या है? टाइम. एक ग्राफ में जब तक आप एक्सेस को लेबल नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपने ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया है? ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग द एक्सेस ऑफ द ग्राफ.
सामने नेगेटिव साइन लगा रहे हो ना, ये पढ़े थे ना अपन, रेट इज इक्वल्स टू -1/2 d ऑफ N2O5 अपॉन dt, ये याद आ रहा है? अरे हाँ, है ना। और फिर इसी को इसके टर्म्स में कैसे लिखे थे? 1/4 d ऑफ NO2 अपॉन dt एंड d ऑफ O2 अपॉन dt, ये तो अपन पढ़े हैं ना। तो अभी आप इसके हेल्प से निकाल रहे हो क्योंकि आपको वैल्यू तो इसी की पता है। तो बस आपको नीचे टाइम देखना है, एक बार मिनट में रखना है, एक बार सेकेंड्स में, एक बार आवर्स में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे। सेकंड्स को मिनट में क्यों बोलूंगा जब क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है? तो मिनट को सेकंड्स में, तो इंटू 60 करके उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना और डिवाइड बाय 60 करके उसको आवर्स में कन्वर्ट करना। समझ रहे हैं? तो एक एक बार आपको टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली बार में करोगे तो पर मिनट वाला आंसर आ जाएगा। आया क्या फर्स्ट? और माइनस साइन लगाना मत भूलना क्योंकि ये जो वैल्यू आने वाली है 2.08 माइनस 2.33, ये नेगेटिव वैल्यू है। याद है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। ये ऊपर आ रहा होगा -0.25 ना, और नीचे आएगा आपका 2 इंटू 184। हाँ, इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ सॉरी, फाइनल आंसर प्लस में आएगा मतलब। कितना बना रहा है? 6 का देख नंबर और बताओ ना। 6 का देख नंबर और 8, यानी कि इसको सामने लेके आऊंगा तो 6.78 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आंसर आएगा।
क्या नेगेटिव? हाँ, आपने आगे लेके गया ना पॉइंट को। पॉजिटिव कैसे होगा, आप खुद सोचो। इतना मोल 1 मिनट में कंज्यूम होगा क्या? आप पॉजिटिव ले लोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, नेगेटिव ही लेंगे। आप पॉइंट्स को आगे बढ़ाए हो ना, मैंने उस दिन भी समझा था कि नंबर लाइन के हिसाब से देखा करो। आप अगर पॉइंट को आगे लेके गए हो तो 10 के पावर में नेगेटिव चढ़ाना है उतना ही। आपने 4 आगे लेके गए ना, 0 1 2 3 4, तो कहां लेके गए? आगे लेके गए। तो ऑपोजिट करने के लिए 10 को पीछे लेके जाना है कि नेगेटिव लाइन में, और नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव। तो 10 to the power -4। तो वो तो हट गया ना, ये आपका -0.25 आएगा ना, इन दोनों को माइनस करोगे तो। इससे तो लगाए ना माइनस, कि वो प्लस हो जाए। ठीक है। हुआ। हाँ, क्या बता दो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। अपन इस इक्वेशन को देख के ये लाइन लिख सकते हैं ना। इसमें अपन इसको ले लिए कि अपने पास डेटा तो इसी का दिया हुआ है। ये पुट किए तो इसका वैल्यू आया -0.25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पहले से था, और टाइम हो गया 184। 0.25 इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो चेंज कैसे निकालोगे फिर? डी ऑफ चेंज है ना वो 0.25। अब ये 0.25 को 25/100 कर दिया मैंने, और 25 को डिवाइड कर दिया 36800 से। इसका मल्टीप्लाई होगा 368, और जो नीचे 2 जीरो भेजा हमने 36800 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो 3 4 डिजिट तक तो डिवाइड होगा ही नहीं। उसके बाद चालू होगा 6 टाइम्स में ये, फिर अगला जो भी आएगा वो 7 टाइम्स में, और फिर अगला जो है वो उन्होंने 8 टाइम्स में बताया है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे तो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो इसलिए उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन अपन क्लास 9 में पढ़ते थे ना, 11th में, कि नंबर पॉइंट के पहले कम से कम एक डिजिट नॉन जीरो रखेंगे। नहीं, क्या हो गया? जैसे हम एवोगाड्रोस नंबर को भी लिखते हैं ना, 6.022, तो वो भी आपका एक तरह का साइंटिफिक नोटेशन है, कि जहां पे आप डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट बस रखोगे। और वो करने के लिए अपन ने क्या किया, इस पॉइंट को 4 डिजिट से आगे किया, तो उतना ही पावर माइनस में 10 के ऊपर चढ़ गया, 10 to the power -4। तो ये आ गया आपका पर मोल पर मिनट। ठीक है। अब ये एक्चुअली में देखो यूनिट क्या है इसकी, आप जरूरी नहीं कि बार बार यही डिवाइड करो, आप इसी नंबर से बाकी दोनों वैल्यू भी ला सकते हैं। क्या करना है आपको, ये है क्या, 6.78 इंटू 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर मिनट, यानी कि मिनट को आप नीचे डिवाइड करो, राइट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको अगर। हाँ, हाँ, तो मतलब इस मिनट की जगह 60 रखोगे ना, तो अल्टीमेटली डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आंसर निकालने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 मिनट में 1/60 आवर्स होंगे, तो वो ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई होगा। तो आप इस नंबर पे 60 डिवाइड करोगे तो पर सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई करोगे तो पर आर वाला आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपका टाइम डिनोमिनेटर में है ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो 60 डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे आपका पर सेकेंड और पर आर आ जाएगा। ठीक है। ये 1 मिनट है ना, कुछ नहीं तो ये 1 मिनट है, तो इसकी जगह रख दो 60 सेकेंड्स। तो 60 से डिवाइड करोगे तो पर सेकेंड हो जाएगा। एम आई क्लियर? मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई ही करते हैं 60 से। आया ना, मैं अभी भी तो 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड ही लिख रहा हूँ ना।
है ना, पर आंसर निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम डिनोमिनेटर में है। समझ गए? तो ओवरऑल आंसर को डिवाइड करोगे 60 से, तब आपका आंसर पर सेकेंड में आएगा। अब समझ गए ना? मैंने टाइम को तो वैसे ही कन्वर्ट किया जैसे हम करते हैं, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, मैंने वही तो लिखा है, 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड्स। बस अब इस नंबर को 60 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। ज्यादा क्लियर है? अब इसी जगह पर 6.78 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट में। अब देखो 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में 1/60 आवर्स, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/60 आवर्स। अब ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपका पर आवर में आंसर आ जाएगा। समझिए क्या? मिनट और सेकेंड्स, और मिनट को आवर में, मिनट को सेकंड में जैसे कन्वर्ट करते वही करना है, बट आंसर में हमारे जो टाइम है ना वो डिनोमिनेटर में है। तो जब वो ऐसे उल्टे होके आएगा तो ये 60 आपको मल्टीप्लाई दिख रहा होगा। तो ये मत सोचना कि हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं 3 बार तो वही चीज बता दिया है ना। हाँ, तो कर लो बस। चल इसका कैलकुलेशन कर ले, घर में कर लेना आपको, है ना। इसी नंबर को एक बार 60 से डिवाइड करना और इसी नंबर को एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट डालिएगा। देखो इस चैप्टर में अपन को 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका यूनिट वो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, एंड थर्ड है हमारा मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स। डालिए हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? टेम्परेचर, ओके, और कंसंट्रेशन, डेफिनेटली यस। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट्स सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन, गैसेस के फॉर्म में तो प्रेशर, ओके, और एक टेम्परेचर बोला आपने, और हो गया ना कंसंट्रेशन। इसके अलावा कैटलिस्ट, अरे कैटलिस्ट तो डालते ही इसलिए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, नहीं लगता है? तो कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, तो वो भी तो फैक्टर होगा ना जिससे हमारे रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है। ठीक है, वो भी कैटलिस्ट का भी हम क्या देखते थे कि हम कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइड करके डालते हैं बारीक बारीक, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिएक्शन थोड़ा और फास्ट हो जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्या लिखे हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, rate of reaction depends upon the experimental condition, the experimental conditions such as concentration of reactants, such as concentration of the reactants, ब्रैकेट में लिखना प्रेशर इन केस ऑफ गैस, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रैकेट में, प्रेशर इन केस ऑफ गैस ब्रैकेट क्लोज, टेम्परेचर कॉमा डाल के ब्रैकेट के बाहर, सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, एंड कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट। तो ये 3 फैक्टर्स हमें पढ़ना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो पहला कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हेड डालना, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। क्या लगता है कैसा होगा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी रेट का? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा ना रिएक्टेंट्स का, उतना जल्दी रिएक्टेंट्स एक दूसरे को जल्दी खोज पाएंगे, कोलाइड हो पाएंगे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना पाएंगे। इसलिए देखो क्या होता है पता है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता। शुरू में रेट बहुत ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आपने जब शुरुआत की है ना, तो बहुत सारे रिएक्टेंट है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो बहुत सारा ए है, बहुत सारा बी है, आसानी से ए बी को खोजेगा, रिएक्ट करके सीओडी बना लेगा।
ऐसा चलेगा शुरू में, फास्ट होगा, रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा शुरू में, पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ए और बी तो कम होते जा रहे हैं ना, अब ए और बी को एक दूसरे को खोजने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब बीच बीच में सी और डी भी है, मॉलिक्यूल्स खोजेंगे ना एक दूसरे को, जब तक ए को बी नहीं मिलेगा रिएक्ट करके सी और डी नहीं बना पाएगा, तो अब टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। यानी कि अपन क्या समझ रहे हैं इससे, कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है। ये मत सोचना कि हमने 5 मोल पर लीटर से शुरुआत की, 2.5 मोल होने में 2 घंटा लगा, तो पूरा रिएक्शन 4 घंटे में हो जाएगा। ये गलत है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये तो ये हाफ टाइम हुआ ना, आपने 2.5 मोल मतलब हाफ हाफ टाइम हुआ, हो सकता है बचे हाफ को होने में 10-15 घंटे और लग जाए, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है, इट डिक्रीजेस विद टाइम, है ना, द स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। क्लियर है? ठीक है, चलो इसमें हाइफन डाल के लिखना, द representation of rate of reaction, the representation of rate of reaction, the representation of rate of reaction in terms of concentration of the reactant, in terms of concentration, in terms of concentration of the reactants is known as rate law, is known as rate law, is known as rate law, or rate equation, or rate equation, or rate expression, or rate expression. Full stop. Also with the passage of time, also with the passage of time, also with the passage of time, as the concentration of reactant decreases, समझ के लिखना जो लिख रहे हैं ना, passage of time as the concentration of reactant decreases, सही लिख रहे हैं, समय के साथ concentration reactant का decrease होने वाला है, passage of time as the concentration of reactants decreases, comma, the rate of reaction also decreases, the rate of reaction also decreases, the rate of reaction also decreases. ठीक है, the rate of reaction also decreases. तो अपन ने जो ऊपर लिखा ना कि रेट लॉ से हमको पता चलेगा कि हाउ द रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, AA प्लस BB गिव्स XX प्लस YY। ठीक है, CCDD भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखो दो लॉ होते हैं, एक ना पहले अपन रेट लॉ पढ़ने से पहले एक लॉ और पढ़ते जो अपन क्लास 11th में पढ़ते थे, दैट वाज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन सुना है कभी लॉ, है ना, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ही पढ़ा था। इसके बाद पढ़ते थे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, दो लॉ पढ़ते थे, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन फिर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे अपन ने फिर केसी को डिराइव किया था कि केसी ऐसा होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रेट का रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाद में प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद अपन एक कांस्टेंट के लगाएंगे। दिस वाज लॉ ऑफ मास एक्शन, ये होता है रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। इसको याद आ रहा है? यही चीज जब हम इक्विलिब्रियम अप्लाई करते थे क्या करते पता है, ये आपका इक्विलिब्रियम में तो अपन रिवर्सिबल रिएक्शन लेते थे ना, ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तब बैकवर्ड में तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे ना, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे के, इसको के एफ दे देता हूं, इसको के बी दे देता हूं। याद आ रहा है कुछ कुछ? के बी मतलब फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, के एफ मतलब फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। और तब इसमें क्या लिखते थे, एक्स टू द पावर एक्स बाय टू द पावर बाय। इतना तक याद आया? फिर हम ऐसा लिखते थे कि इक्विलिब्रियम में आके ये दोनों रेट, अब बराबर बोलना भाई, अब कांस्टेंट नहीं, अब इक्वल हो जाएंगे, स्पीड बराबर होनी चाहिए ना। तो अब ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो के एफ
ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी, इसको लिखना मत, मैं लॉ ऑफ मास एक्शन याद दिला रहा हूं ना, के बी एक्स टू दी पावर एक्स वाई टू दी पावर वाई, ठीक है। के एफ के बी को इधर ले आते थे और ये पूरा उधर, एक्स टू दी पावर एक्स वाई टू दी पावर वाई, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी। कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट केसी, और ये हमारा केसी का एक्सप्रेशन था, याद आया। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे कि किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टू द पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट एक्सपेरिमेंटली ये गलत प्रूव हो गया, है ना। एक्सपेरिमेंटली जब हमने करके देखा ना एक्सपेरिमेंट, तो ये गलत प्रूव हुआ। तो रेट लॉ इसका करेक्शन है, रेट लॉ इज द करेक्शन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। उसने क्या करेक्ट किया, पूरा स्टेटमेंट सेम है, बट उसने एक चीज लास्ट में बोली कि ये जो पावर में आप इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे हो ना, ये गलत है। आप पावर में कुछ नंबर लोगे, दैट नंबर मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐश्वर्या क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब पावर कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा, नो डाउट। कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी, रेट कम होगा, ये तो अपन अभी बात भी की। बट जो पावर है ना ऊपर ए और बी जो हमने लिखा है, ये ए और बी ना रह करके कुछ और नंबर्स होंगे, दैट नंबर्स मे बी इक्वल टू ए और बी और मे नॉट बी इक्वल टू, वो हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब समरी क्या दी रेट लॉ ने, कि आप सिर्फ रिएक्शन को देख करके रेट लॉ नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट द रेट लॉ, ये रेट लॉ ही है जो मैंने लिखा है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन पहले आपको समझा रहा था मैं, अब ये मैंने हटा दिया ना कि ए और बी नहीं रहेगा, ये अल्फा और बीटा रहेगा, अल्फा और बीटा, दैट अल्फा मे बी इक्वल टू ए और मे नॉट बी इक्वल टू ए, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, एंड बीटा मे बी इक्वल टू बी, मे नॉट बी इक्वल टू बी, वो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यही रेट लॉ है। लॉ ऑफ मास एक्शन में बस एक ही चेंज हुआ कि हम जो पावर चढ़ाने वाले हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं होंगे। एम आई क्लियर? तो यही बस डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में, ठीक है। मतलब ना एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आपने ए के कंसंट्रेशन को डबल किया फॉर एग्जांपल, और मान लो यहाँ पे 2 था, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 2a प्लस बी है और गिव सी, तो आप इसका लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 2 इंटू बी, हाँ है ना, ये लिखोगे। अब इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आपने जब ए के कंसंट्रेशन को डबल किया ना, और बी के कंसंट्रेशन को भी जब डबल किया, तो रेट 4 टाइम्स हो गया। कैसे 4 टाइम्स हुआ? आपने कंसंट्रेशन, मान लो पहले इसकी कंसंट्रेशन x थी, इसकी y थी, आपने डबल की कंसंट्रेशन, तो ये 2x हुई और ये 2y हो गई, दोनों की कंसंट्रेशन डबल किए। तो अगर ये स्क्वायर पे डिपेंड करता तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता ना, तो 4 इंटू 2 8 टाइम्स बढ़ना चाहिए था रिएक्शन के रेट को, बट वो बढ़ा कितने टाइम? 4 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट से पता चला। इसका मतलब ये जो 2 हम सोच रहे थे, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ 1 आएगा। ये है रेट लॉ, समझे क्या? तो जस्ट बाय मेयर सीइंग द रिएक्शन, आप सिर्फ रिएक्शन देख करके रेट लॉ नहीं लिख सकते, आपको चाहिए एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब ए के कंसंट्रेशन को इतना रखे, बी के कंसंट्रेशन को इतना रखे, तो रेट इतना आया। ए के कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट डबल हो गया, बी के कंसंट्रेशन को डबल किए तो रेट डबल हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बी नहीं लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उसके कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब आप बी कितना भी ले लो, बी कितना भी डाल लो, स्पीड नहीं बढ़ रही है रिएक्शन की। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से। हाँ एग्जैक्टली, बी टू द पावर 0 हो जाएगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? बी टू द पावर 0। मतलब मैं ऐसा नहीं बोला ना फिर से कि मैं बी नहीं लूंगा तो रिएक्शन होगा। कैसे हो जाएगा रिएक्शन? आपको तो दोनों रिएक्टेंट चाहिए ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट उसके रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बी को कितना भी मिला लो, उससे रिएक्शन की स्पीड को फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि आप फिर बी के पावर में क्या लिखोगे? 0, क्योंकि बी के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं है रेट की। एम आई क्लियर ना? और रिएक्शन होगा कि नहीं होगा उसके लिए तो बी तो लेना ही पड़ेगा ना, वो अलग चीज है कि सर डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर बी क्यों ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। रेट पे कोई फर्क नहीं आएगा, अगर आप बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करो, रिएक्शन उतनी स्पीड से ही चलेगा जितना पहले चल रहा था। समझ रहे ना?
इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, चलो रेट लॉ लिखते हैं, फिर ये एक्सप्रेशन में आएंगे। लिखेंगे नीचे, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, लिख लो यही वाला, ए प्लस बी बी गिव्स एक्स एक्स प्लस वाई वाई, जहां पे ए स्मॉल बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या है आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ए प्लस बी बी गिव्स एक्स एक्स प्लस वाई वाई। ठीक है, नीचे लिखेंगे, द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, द रेट एक्सप्रेशन for this reaction is, for this reaction is, rate is equals, sorry, rate directly proportional to concentration A to the power alpha, concentration of B to the power beta, concentration of A to the power alpha and concentration of B to the power beta, जहां पे अल्फा बीटा क्या है लिखेंगे नीचे, where exponents alpha and beta, where exponents alpha and beta, where exponents alpha and beta may or may not be equal to, may or may not be equal to, may or may not be equal to क्या, stoichiometric coefficient, हाँ, may or may not be equal to the stoichiometric coefficients A and B, may or may not be equal to the stoichiometric coefficients A and B। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते उसका, रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, वेयर के भी लिखते हैं, के क्या है, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, के इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, रेट की तो अपन यूनिट निकाले ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर जो भी। व्हाट अबाउट रेट कांस्टेंट, इसकी क्या यूनिट होनी चाहिए, इसको इधर लेके आओगे नीचे, इन सब की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ना भाई, इसे मोल क्यों बोल रहे हो, मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पूरी की पूरी के यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा, और कि अल्फा पावर्स क्या है उसकी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो दोनों के पावर जीरो है, यानी कि रिएक्शन का रेट किसी के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं क्लियर है ना, तो ये पावर पूरा जीरो हो जाएगा, ये मतलब पूरा खत्म, तो के का यूनिट रेट के यूनिट के बराबर नहीं हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि अपन रेट कांस्टेंट का यूनिट अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसको नीचे बाद में लिखेंगे, ये लिखिए रेट कांस्टेंट। ठीक है, इस रेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं ऐसा, रिएक्टेंट के टर्म्स में, इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा इनटू बी टू द पावर बीटा। इस फॉर्म वाले इक्वेशन को अपन कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ना, डी बाई डी टी, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ लियो, मैथ्स नहीं पढ़े अभी तक इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े स्कूल में भी नहीं पढ़े, 11th में तो था इंटीग्रेशन, हाँ तो पढ़े है ना भाई, मतलब कैसे कर रहे हो, मतलब फिजिक्स का इंटीग्रेशन मैथ्स का इंटीग्रेशन अलग अलग थोड़ी ना, सेम ही होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 ही होगा, मैथ्स में चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, वाह यार, उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए डिटेल में। ठीक है, लिख लो उसको, नीचे लिखना, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल, क्योंकि अपन इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, चलो रेट लॉ को डिफाइन करते हैं नीचे,
रेट लॉ, ऊपर जो अपन एक्सप्रेशन लिखे उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, नीचे लिखेंगे रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, rate law is the expression in which reaction rate is given. Rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactants, molar concentration of reactants. सही लिख रहे हैं अभी तक? रेट लॉ वो एक्सप्रेशन है विच इज गिवन, क्या लिखे अपन, इन टर्म्स ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, with each term raised to some power, with each term raised to some power which may or may not be, आगे आपको पता है क्या लिखना है, which may or may not be same as stoichiometric coefficients, which may or may not be same as stoichiometric coefficient, which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reacting species, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation. ठीक है, और ये जो आपके ऊपर पावर्स आ रहे हैं ना अल्फा एंड बीटा, उसके बारे में भी नोट में एक पॉइंट लिखेगा, नोट करके एक पॉइंट लिखो, द सम ऑफ द पावर्स, एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या पावर्स, द सम SUM वाला सम ना, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स या पावर्स ऑफ द reacting species, the sum of the exponents of the reacting species in a rate law expression, in a rate law expression, in a rate law expression is termed as order of the reaction, is termed as order of the reaction, is termed as order of the reaction. यानी कि ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, देख लो, दैट इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे बहुत टाइप के होंगे, पर हमको सेकेंड ऑर्डर तक ही पढ़ना है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये दोनों पावर्स क्या होंगे, 0 0, यानी कि रिएक्शन हो रहा है बट उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप रिएक्टेंट कितने भी ले लो या कितने भी कम कर लो, उसकी स्पीड सेम रहेगी. समझ रहे ना? फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, किसी एक पर डिपेंडेंट है टू द पावर 1 और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. समझ रहे हैं क्या? और 2 क्या होगा, दोनों पे एक एक हो सकता है या फिर एक ही पे 2 हो जाएगा पावर और दूसरे पे डिपेंडेंसी है ही नहीं. ये भी तो सेकंड ऑर्डर ही होगा ना, ये भी सेकंड ऑर्डर होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर. और जीरो ऑर्डर में तो दोनों ही जीरो रहेंगे. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं.